कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अनुराधा के कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ अभी भी रणबीर के कानों में गूंज रही थी। कुछ सेकंड तक वो वहीं खड़ा रहा, जैसे उसके कदमों ने आगे बढ़ना भूल गया हो। फिर अगले ही पल वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उसके कदम इतनी जल्दी जल्दी पड़ रहे थे कि अमन और नीचे खड़े कुछ सर्वेंट भी हैरानी से उसे देखने लगे। कुछ ही क्षणों में वो अनुराधा के कमरे के बाहर था। उसने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। क्यूटी पाई। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर दस्तक दी, इस बार थोड़ी ज़्यादा बेचैनी के साथ। क्यूटी पाई, दरवाज़ा खोलो, मेरी बात तो सुनो। लेकिन कमरे के अंदर सन्नाटा था। सिर्फ कभी कभी धीमी सिसकियों की आवाज़ उसके कानों तक पहुंच रही थी, और वही आवाज़ उसकी बेचैनी को और भी बढ़ा रही थी। उसने एक हाथ दरवाजे पर रख दिया और आंखें बंद कर ली। अनु प्लीज़। उसकी आवाज़ अब पहले से धीमी हो गई थी। तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। एक बार दरवाज़ा तो खोलो बच्चे। लेकिन अंदर से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। नीचे से सावित्री देवी ये सब देख रही थी। उन्होंने अपने पोते के चेहरे पर वो बेचैनी देख ली थी जो वो बच्चों से पहचानती थी। बचपन में जब रणबीर किसी बात से परेशान होता था तो उसकी आंखों में बिल्कुल वही बेचैनी नजर आती थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर उसके पास आ गई। उनके आने का एहसास होते ही रणबीर ने पलटकर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। दादी माँ, बस इतना ही निकल पाया उसके मुंह से। सावित्री देवी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और फिर दूसरे हाथ से उसके गाल को सहला दिया। बेटा। उनकी आवाज़ में वही ममता थी जो हमेशा उनके मन को शांत कर देती थी। मैं उससे बात कर लूँगी। रणबीर ने तुरंत कमरे की तरफ देखा। लेकिन दादी माँ। उसके शब्द जैसे गले में ही अटक गए। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे इतना बेचैन क्या कर रहा है। बस इतना जानता था कि अनुराधा की आंखों में आंसू उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। सावित्री देवी ने उसके हाथ को हल्के से दबाया। मैंने कहा ना, मैं उसे संभाल लूँगी और सब समझा दूँगी। फिर उन्होंने प्यार से कहा, तुम्हारी मीटिंग बहुत ज़रूरी है बेटा, इतने लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। रणबीर कुछ नहीं बोला। उसकी नज़रें अब भी उस बंद दरवाजे पर टिकी हुई थी जिसके पीछे अनुराधा थी। कुछ क्षण वो यूं ही खड़ा रहा, जैसे उसका मन वहीं रुक जाना चाहता हो। लेकिन आखिरकार उसने गहरी सांस ली और धीरे से सिर हिला दिया। आखिर वो रुकता भी तो किस हक से। वो कैसे बताता अपनी दादी माँ को कि 2 दिन पहले आई लड़की के लिए वो कितना बेचैन है और क्यों बेचैन है। ये बात तो उसे खुद भी समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक आखिरी बार कमरे के दरवाजे को देखकर वो मुड़ा और तेज कदमों से सीढ़ियां उतरने लगा। अमन भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। पूरे रास्ते वो यही समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। उसने अनुराधा की माफ़ी सुनी थी, उसके आंसू देखे थे, रणबीर की बेचैनी देखी थी, लेकिन कहानी का आधा हिस्सा उसके लिए अब भी रहस्य था। फिर भी उसने कोई सवाल नहीं किया। इतने बरसों की दोस्ती में वो जानता था कि कुछ बातें पूछी नहीं जाती, सही समय आने पर खुद सामने आ जाती हैं। बाहर पोर्च में काली चमचमाती गाड़ी पहले से तैयार खड़ी थी। ड्राइवर दरवाज़ा खोले खड़ा था। रणबीर बिना कुछ बोले आगे बढ़ा और पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। दरवाज़ा बंद होते ही उसने सीट से टिका लिया और गहरी सांस ली। उसके सीने का उतार चढ़ाव सामान्य से कहीं ज़्यादा तेज था। उसने एक हाथ अपने सीने पर रख लिया, जैसे अपनी धड़कनों को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन हर बार जब वो आंखें बंद करता उसे वही रोता हुआ चेहरा दिखाई देता, वही बड़ी बड़ी आंखें जिनमें डर भरा हुआ था, वही कांपती हुई आवाज़ जो बार बार कह रही थी कि उसे घर से मत निकालिए। रणबीर ने आंखें कसकर बंद कर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी हालत ऐसी क्यों हो रही है। वो करोड़ों की डील्स में कभी नहीं घबराता था, हजारों लोगों के सामने बिना रुके बोल सकता था, लेकिन एक मासूम लड़की के आंसू उसके सारे संतुलन को बिगाड़ रहे थे। दूसरी तरफ अमन भी गाड़ी में बैठ चुका था। उसने चुपके से अपने दोस्त की तरफ देखा। इतने वर्षों में उसने रणबीर को कई हालातों में देखा था, गुस्से में, खुशी में, तनाव में, जीतते हुए, हारते हुए, लेकिन इस तरह बेचैन शायद कभी नहीं देखा था। रणबीर कभी अपनी आंखें बंद कर लेता, कभी खिड़की के बाहर देखने लगता और कभी गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करता।
अमन के मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन सामने ड्राइवर बैठा था और वो जानता था कि वो उन बातों का समय नहीं है, इसलिए वो चुप भी रहा। गाड़ी हवेली से निकलकर शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी, लेकिन रणबीर का मन अब भी वहीं अटका हुआ था, उस बंद कमरे के बाहर, जहां एक मासूम लड़की ये सोचकर रो रही थी कि शायद उसने अपने जीवन में बचा हुआ आखिरी सहारा भी खो दिया है, और शायद यही बात उसकी बेचैनी के हर गुजरते मिनट के साथ और गहरी करती जा रही थी। गाड़ी जैसे ही राय कपूर कॉरपोरेशन के विशाल ग्लास टावर के सामने रुकी, रणबीर ने बिना एक सेकंड गंवाए दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। उसकी चाल हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरी थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जिसे देखकर सामने वाले की हिम्मत खुद ब खुद जवाब दे जाए। रिसेप्शन से लेकर कॉरिडोर तक जितने भी कर्मचारी उसे देखते गए, सभी तुरंत अपनी जगह से खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मिस्टर कपूर, गुड मॉर्निंग सर, एक के बाद एक आवाज़ें गूंजती रही, लेकिन रणबीर जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसकी नज़रें सीधे सामने थी। वो बिना किसी की तरफ देखे आगे बढ़ता चला गया। आम दिनों में वो कम से कम सिर हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार कर लेता था, लेकिन आज उसके चेहरे पर ऐसी खामोशी थी कि किसी को दोबारा उसे पुकारने की हिम्मत भी नहीं हुई। लोग बस उसे खड़े होकर जाते हुए देखते रह गए। कुछ सेकंड बाद वो अपने प्राइवेट एग्जीक्यूटिव फ्लोर पर पहुंचा और सीधे अपने केबिन में चला गया। उसके पीछे पीछे अमन भी आया, लेकिन उसने अंदर जाने की बजाय पहले अपने केबिन का रुख किया। लगभग 15 मिनट तक पूरे फ्लोर पर अजीब सी शांति रही। फिर अमन कुछ ज़रूरी फाइलें लेकर रणबीर के केबिन की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर आया। अंदर का दृश्य देखकर वो कुछ क्षणों के लिए रुक गया। रणबीर अपनी विशाल चेयर पर बैठा हुआ था। उसका सिर पीछे टिका हुआ था और आंखें बंद थी। सामने मेज पर कई फाइलें खुली पड़ी थी, लेकिन साफ दिख रहा था कि उसका ध्यान उनमें बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत गहरे विचार में खोया हुआ हो। सर, अमन ने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। सर, उसने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तीसरी बार उसने लगभग दोस्ताना अंदाज में कहा, रणबीर। इस बार रणबीर की पलकें धीरे धीरे खुली। उसने सामने खड़े अमन को देखा और फिर खुद को संभालते हुए सीधा बैठ गया। उसके मुंह से बस इतना निकला। अमन उसकी हालत देख रहा था। वो समझ चुका था कि मामला साधारण नहीं है। उसकी फाइलें मेज पर रखते हुए कहा, सर, आधे घंटे बाद आपकी मीटिंग है। फिर कुछ पल रुक कर बोला, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं या कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, मैं मीटिंग पोस्टपोन कर देता हूँ। आपकी हेल्थ और आपके मानसिक संतुलन किसी भी डील से ज़्यादा ज़रूरी है। रणबीर ने गहरी सांस ली और दोनों हथेलियां आपस में रगड़ते हुए कुछ क्षण सोचा, फिर बोला, नहीं अमन, मीटिंग कंटिन्यू होगी, उसे पोस्टपोन करने की ज़रूरत नहीं है। अमन ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है सर। उसने सामने रखी फाइल की तरफ इशारा किया। ये आज की प्रेजेंटेशन और फाइनल डॉक्यूमेंट्स हैं, एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद हमें होटल हयात के लिए निकलना होगा। रणबीर ने फाइल की तरफ देखा जरूर, लेकिन उसे खोला नहीं। अमन ये बात नोटिस कर चुका था। वो कुछ कदम चला, लेकिन फिर अचानक रुक गया। अगले ही पल वो वापस लौटा और सामने रखी कुर्सी खींचकर बैठ गया। रणबीर ने उसकी तरफ देखा। अमन कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने आगे बढ़कर रणबीर के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उसके चेहरे पर अब असिस्टेंट वाला भाव नहीं था, वहाँ सिर्फ एक दोस्त बैठा था। अगर तू अपने दोस्त से कुछ शेयर करना चाहता है, उसकी आवाज़ बेहद नरम थी, तुम तेरा दोस्त हमेशा तेरे लिए अवेलेबल है। रणबीर की नज़रें उसके चेहरे पर टिक गई। अमन हल्का सा मुस्कुराया। अभी तक मैं तेरे असिस्टेंट का फ़र्ज निभा रहा था, अब अपने दोस्त का फ़र्ज निभाना चाहता हूँ। कमरे में कुछ क्षणों के लिए खामोशी छा गई। अमन आगे बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जो उसे इस कदर बेचैन किए हुए है। उसकी नज़रें सीधे रणबीर की आंखों में थी, क्योंकि मैंने आज तक तुझे किसी के लिए ऐसा नहीं देखा। रणबीर चुप रहा। अमन की आवाज़ और गंभीर हो गई। तू रणबीर राय कपूर है, एक ऐसा नाम जिसके पीछे हजारों लड़कियां पागल हैं। लोग तेरे साथ अपना नाम जोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। तेरी एक मुस्कान के लिए लोग इंतज़ार करते हैं, तेरी एक नज़र पाने के लिए लोग तरसते हैं।
फिर वो हल्का सा आगे झुका। लेकिन आज आज पहली बार मैं अपने दोस्त को किसी एक की नज़र के लिए बेचैन देख रहा हूँ। रणबीर की उंगलियां अनजाने में मेज पर रखे पेन से खेलने लगी। अमन ने उसकी ये बेचैनी भी नोटिस कर ली। आखिर बात क्या है रणबीर? उसने धीरे से पूछा। वो लड़की कौन है जिसने मेरे उस दोस्त का चैन छीन लिया है, जो कभी किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होता था? यह सुनकर रणबीर कुछ पल तो बिल्कुल शांत बैठा रहा। उसकी आंखों के सामने फिर वही रोता हुआ चेहरा आ गया, वही मासूम आंखें, वही कांपती हुई आवाज़, वही डर कि उसे कहीं घर से निकाल ना दिया जाए। उसने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया और अमन पहली बार महसूस कर रहा था कि शायद उसके सामने बैठा आदमी किसी बिजनेस प्रॉब्लम से नहीं, बल्कि अपने दिल से हारता हुआ दिखाई दे रहा है। रणबीर कुछ देर तक खामोश बैठा रहा। उसके सामने मेज पर रखी फाइलें खुली थी, लेकिन उसका ध्यान उनमें बिल्कुल नहीं था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे टेबल पर पड़ रही थी, जबकि नज़रें सामने शीशे की दीवार के पार फैले शहर पर टिकी हुई थी। अमन चुपचाप उसे देख रहा था। इतने सालों की दोस्ती में उसने रणबीर को हर रूप में देखा था, गुस्से में, खुश, परेशान, जीतते हुए, हारते हुए। लेकिन आज उसके चेहरे पर जो भाव थे वो उसके लिए बिल्कुल नए थे। आखिरकार रणबीर ने एक लंबी सांस छोड़ी और कुर्सी पर थोड़ा पीछे टिक गया। ऐसा कुछ नहीं है यार, उसने धीमी आवाज़ में कहा, जैसे खुद को ही समझा रहा हो। बस पता नहीं क्यों वो लड़की मेरे दिल और दिमाग पर असर कर रही है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, वही मुस्कान जो वो खुद महसूस भी नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू देखकर अजीब सी तकलीफ हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रो नहीं रही थी, जैसे किसी ने मेरे अंदर कहीं चोट मार दी हो। वो कुछ पल के लिए चुप हुआ। उसकी आंखों के सामने फिर वही चेहरा घूम गया, डरी हुई आंखें, कांपती हुई आवाज़ और बार बार ये कहना कि उसे घर से बाहर मत निकालिए। अनजाने में उसके होठों पर फिर मुस्कान आ गई और उसकी बातें, वो धीरे से हंस पड़ा। यार वो जो बोलती है ना, मन करता है बस सुनता रहूं। उसे खुद नहीं पता होता कि वो क्या क्या बोल जाती है। कभी खुद ही सवाल पूछती है और फिर खुद ही उसका जवाब देने लगती है। अमन बिना कुछ कहे उसे देख रहा था। उसके सामने बैठा आदमी कहानी सुना नहीं रहा था, वो हर शब्द के साथ उस लड़की को महसूस कर रहा था। आज जब वो रो रही थी ना, रणबीर फिर बोला, उस वक्त पहली बार लगा कि कुछ लोग इतने मासूम भी हो सकते हैं। उसे सच में लगा कि हम उसे घर से निकाल देंगे। उसे ये तक लग रहा था कि शायद उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। उसने सिर झुकाकर हल्की सी हंसी छोड़ी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में गंभीरता उतर आई। और पता है सबसे बुरी बात क्या लगी? अमन ने बिना बोले उसकी तरफ देखा। उसका ये कहना कि सब लोग उसे छोड़कर चले गए, पहले उसके मम्मी पापा, फिर उसकी दादी। रणबीर की आवाज़ धीमी पड़ गई। शायद इसी वजह से उसके अंदर ये डर बैठ गया है कि अब जो भी मिलेगा वो भी उसे छोड़ देगा। कुछ क्षणों तक कमरे में खामोशी रही, फिर अमन ने आगे बढ़कर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मुझे लग रहा है मेरे दोस्त को प्यार हो गया है। रणबीर ने तुरंत उसकी तरफ देखा। तू पागल हो गया है क्या? उसने लगभग झिड़कते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, अमन मुस्कुरा दिया। अच्छा? रणबीर ने गहरी सांस ली। हाँ अच्छा, बस उसकी मासूमियत अच्छी लगती है, बस इतना ही। लेकिन ये कहते वक्त भी उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो हर बार अनुराधा का नाम आने पर चली आती थी। शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि उसकी आंखों की चमक उसे झूठा साबित कर रही थी। अमन ने ये बात नोटिस कर ली थी। वो जानता था कि रणबीर अभी खुद अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा है। वो उन्हें कोई नाम देने से बच रहा है। फिर इतना परेशान क्यों हो? अमन ने पूछा। रणबीर कुछ सेकंड तक सोचता रहा, फिर बोला, क्योंकि उसकी हालत देखकर अच्छा नहीं लगता। दादी माँ बता रही थी कि गांव में उसका कोई नहीं है। अब अगर वो हर वक्त यही सोचती रही कि उसे यहाँ से भी निकाल दिया जाएगा, तो वो कभी सहज कैसे हो पाएगी? फिर उसने धीरे धीरे पूरी कहानी सुनानी शुरू की। कैसे अनुराधा ने उसे घर का सर्वेंट समझ लिया था, कैसे उसने उसे वॉशरूम का रास्ता पूछा था, कैसे उसे डांटा था, कैसे उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी, कैसे डाइनिंग टेबल से उठाकर दूसरी जगह बैठा दिया था, और कैसे आज उसे पता चला कि वो दादी माँ का पोता रणबीर राय कपूर है। कहानी खत्म होते होते अमन अपनी हंसी रोक नहीं पाया। वो कुर्सी पर पीछे सिर टिकाकर हंस पड़ा। यार, वो हंसते हुए बोला,
मतलब सच में उसने तुझे घर का नौकर समझ लिया था? रणबीर ने उसे घूरा। बहुत मजाक लग रहा है ना? नहीं, मजाक नहीं। अमन फिर हंस पड़ा। लेकिन ये सोचकर हंसी आ रही है कि पूरे देश में लोग तुझे देखकर खड़े हो जाते हैं और एक लड़की ने तुझे घर का नौकर बना लिया। रणबीर ना चाहकर भी मुस्कुरा दिया। उसके दिमाग में फिर अनुराधा का भोला सा चेहरा घूम गया। सच कहूँ तो, उसने धीमे से कहा, वो बहुत क्यूट है। अमन की हंसी अचानक रुक गई। उसने गौर से अपने दोस्त की तरफ देखा। ये शब्द रणबीर के मुंह से बहुत सहजता से निकले थे, जैसे वो खुद भी भूल गया हो कि सामने कोई बैठा है। रणबीर को जब एहसास हुआ कि उसने क्या कहा तो उसने नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। लेकिन तब तक अमन सब समझ चुका था। हाँ, अमन ने जानबूझकर कहा, वो बहुत क्यूट है। अगले ही पल रणबीर की नजरें उसकी तरफ उठी। वो नज़र सामान्य नहीं थी, उसमें हल्की सी चुभन थी, जैसे उसे ये बात अच्छी नहीं लगी हो कि कोई और भी अनुराधा की तारीफ करे। अमन ने मन ही मन मुस्कुराकर ये बात नोट कर ली। और बहुत इनोसेंट भी। उसने जानबूझकर एक और बात जोड़ दी। रणबीर ने कुर्सी पर बैठते हुए गहरी सांस ली और उसे घूरते हुए बोला, शायद यही उसकी सबसे अच्छी बात है, लेकिन उसकी तारीफ सिर्फ मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं। उसकी आवाज़ में अनजाना सा अपनापन था। आजकल लोग इतने सीधे नहीं होते अमन, लेकिन वो अलग है, बिल्कुल अलग। वो कुछ देर तक वैसे खुद से बात करता रहा। उसकी आंखों में कोई दिखावा नहीं था, उसकी बातों में कोई चालाकी नहीं थी। जो दिल में होता है वो वही बोल देती है। फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। और कभी कभी तो इतनी अजीब बातें बोल देती है कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। अमन अब उसे नहीं देख रहा था, वो उसे पढ़ रहा था। हर शब्द, हर मुस्कान, हर नज़र। और जितना वो पढ़ रहा था उतना ही स्पष्ट होता जा रहा था कि रणबीर के दिल में कुछ शुरू हो चुका है। शायद अभी बहुत कुछ शुरुआती दौर में था, शायद अभी उसे खुद भी पता नहीं था, लेकिन कुछ था ज़रूर। दूसरी तरफ रणबीर अब भी खुद को यही समझा रहा था कि ये सिर्फ उसकी मासूमियत का असर है, सिर्फ उसकी चिंता है, सिर्फ एक इंसानी फिक्र है। लेकिन अगर ये सिर्फ फिक्र होती तो अमन के मुंह से उसकी तारीफ सुनकर उसे अजीब सी जलन नहीं होती। अगर ये सिर्फ चिंता होती तो उसकी आंखों में आंसू देखकर उसकी सांसें नहीं उलझती। अगर ये सिर्फ जिम्मेदारी होती तो वो ऑफिस में बैठकर भी उसी के बारे में नहीं सोच रहा होता। अमन ने मन ही मन सिर हिलाया। उसका दोस्त अभी अपनी भावनाओं को समझने में बहुत दूर था, लेकिन उसके चेहरे की चमक, अनुराधा का नाम लेते ही होठों पर आने वाली मुस्कान और उसकी आंखों में उतरती नरमी बहुत कुछ कह रही थी। आखिरकार अमन कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। चलें सर, उसने जानबूझकर औपचारिक लहजे में कहा। अब मीटिंग के लिए निकलते हैं। रणबीर भी उठ गया, लेकिन जब वो अपनी कोट उठाने लगा तो उसके चेहरे पर फिर वही हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद उसे याद आ गया था कि सुबह अनुराधा किस तरह डरकर सावित्री देवी के पीछे छिप गई थी। अमन ने वो मुस्कान देख लिया और उसी पल उसके मन में एक ही बात आई, मेरे दोस्त को अभी चाहे जितना इनकार करना हो कर ले, लेकिन उसके दिल का रास्ता अब उसी मासूम लड़की की तरफ मुड़ चुका है। बस उसे खुद ये बात समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। रणबीर के जाने के कुछ मिनट बाद सावित्री देवी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर अनुराधा के कमरे के सामने आकर रुकी। उन्होंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। बच्चा, उनकी आवाज़ हमेशा की तरह प्यार से भरी हुई थी। दरवाज़ा खोलो, अपनी दादी माँ से भी नाराज हो क्या? अंदर कुछ पल तक खामोशी रही, फिर दरवाजे से उस पार से धीमी सी आवाज़ आई, दादी माँ। आवाज़ सुनकर ही समझ आ रहा था कि वो अभी भी रो रही है। हाँ बेटा, सावित्री देवी ने प्यार से पूछा। कुछ सेकंड तक फिर सन्नाटा रहा, जैसे अनुराधा हिम्मत जुटा रही हो। फिर उसने धीरे से पूछा, दादी माँ, वो डॉक्टर साहब, वो आपके पोते, वो हैं क्या? सवाल सुनकर सावित्री देवी की आंखों में ममता उतर आई। उन्होंने जानबूझकर नरम स्वर में कहा, नहीं बेटा, वो तो ऑफिस चला गया, अब तो दरवाज़ा खोल दो। अगले ही पल अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। लेकिन सामने का दृश्य देखकर सावित्री देवी का दिल भर आया। अनुराधा अपने दोनों कान पकड़े खड़ी थी। उसकी आंख रो रो कर लाल हो चुकी थी। गालों पर सूखे और ताजे आंसुओं की लकीरें एक साथ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी देर से खुद को सजा दे रही हो।
एक पल के लिए सावित्री देवी की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर उसके हाथों को उसके कानों से अलग किया और प्यार से नीचे कर दिया। अरे! उन्होंने उसके गालों को सहलाया। मेरी बच्ची, ऐसा नहीं करते। अनुराधा की आंखों से फिर आंसू बह निकले। दादी माँ, वो सुबकते हुए बोली, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सावित्री देवी ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया। कौन सी बड़ी गलती? उन्होंने पूछा। अनुराधा की आवाज़ कांप गई। घर के मालिक को ही नौकर समझ लिया। ये गलती नहीं होती दादी माँ, ये तो गुनाह होता है। फिर उसने मासूमियत से कहा, और आपने भी मुझे नहीं बताया कि वो आपके पोते हैं। मैं उन्हें बार बार काम बताती रही, डांटती रही, और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। उसकी आंखों में फिर आंसू गिर पड़े। सावित्री देवी ने उसके माथे को चूम लिया। बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने प्यार से कहा। अगर उसे बुरा लगता तो क्या वो तुम्हें डांटता नहीं? क्या वो तुम्हें समझाता नहीं? क्या वो तुम्हारी मदद करता? अनुराधा चुप होकर उसकी तरफ देखने लगी। तुमने ये बात नहीं सोची? सावित्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। अनुराधा कुछ बोल नहीं पाई। उसके चेहरे पर सोचने वाले भाव आ गए। तभी सावित्री देवी ने अचानक हल्का सा सख्त चेहरा बनाया और बोली, अब बहुत हो गया, चलो मेरे साथ नीचे। अनुराधा ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। लेकिन? कोई लेकिन वेकिन नहीं। सावित्री देवी ने बनावटी नाराजगी दिखाई। घर में इतना सारा काम पड़ा है, क्या मैं अकेली सारे सर्वेंट को गाइड करूंगी और मेरी बेटी यहाँ कमरे में बैठकर आराम फरमाएगी? उनकी बात सुनकर अनुराधा की आंखों में पहली बार हल्की सी चमक लौटी। नहीं, उसने तुरंत सिर हिलाया। मैं काम करवाऊंगी, मतलब मदद करवाऊंगी। अपनी ही बात में उलझकर वो खुद थोड़ा सा शर्मिंदा हो गई। सावित्री देवी की हंसी निकल गई। अगले ही पल अनुराधा अचानक आगे बढ़ी और उनसे लिपट गई। जैसे इतने समय से उसके अंदर जो डर जमा था वो अब धीरे धीरे पिघल रहा हो। सावित्री देवी ने भी उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। उनके हाथ प्यार से उसके सिर पर फिरने लगे थे। मेरी बच्ची, उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम अब कहीं नहीं जाओगी, कहीं भी नहीं। अनुराधा ने उनकी साड़ी को और कसकर पकड़ लिया। सच? उसने बच्चे जैसी मासूमियत से पूछा। बिल्कुल सच, सावित्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब ये घर भी तुम्हारा है और हम भी तुम्हारे हैं। ये सुनते ही अनुराधा की आंखें फिर भर आई। लेकिन इस बार उन आंसुओं में डर नहीं था, अपनापन था। उसे सीने से लगाए हुए सावित्री देवी की नज़र अनजाने में दरवाजे की तरफ चली गई। अगले ही पल उनके मन में रणवीर का बेचैन चेहरा घूम गया, जो कुछ देर पहले इसी दरवाजे के बाहर खड़ा था। फिर उन्होंने अनुराधा का डरा हुआ चेहरा याद आया, और ना जाने क्यों उनके होठों पर एक लंबी संतुष्टि मुस्कान आ गई। उन्होंने प्यार से अनुराधा के सिर पर हाथ फेरा और मन ही मन सोचा, शायद भगवान ने तुम दोनों को यूं ही एक दूसरे की जिंदगी में नहीं भेजा है। पूरा दिन रणबीर ने खुद को कामों में इस तरह उलझाए रखा जैसे वो अपने ही दिमाग से भाग रहा हो। एक मीटिंग खत्म होती तो दूसरी शुरू हो जाती, दूसरी खत्म होती तो तीसरी उसका इंतजार कर रही होती। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आज करोड़ों की डील्स और हजारों प्रोजेक्ट लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आज करोड़ों की डील्स और हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट भी उसका ध्यान पूरी तरह अपनी तरफ नहीं खींच पा रहे थे। हर थोड़ी देर बाद उसकी आंखों के सामने वही मासूम चेहरा घूम जाता। कभी अनुराधा की बड़ी बड़ी आंखें याद आती, कभी उसका डर, कभी उसका भोला भाला अंदाज, और कभी उसका दोनों कान पकड़कर माफ़ी मांगना। कई बार वो खुद को झुझला कर फाइलों में ध्यान लगाने की कोशिश करता, लेकिन कुछ मिनट बाद फिर वही ख्याल उसके आसपास आकर बैठ जाते। शाम के 6 बजते बजते तो उसकी हालत ये हो गई थी कि उसका ऑफिस में 1 मिनट भी रुकने का मन नहीं कर रहा था। अमन जब उसके केबिन में अगली मीटिंग की फाइल लेकर आया तो रणबीर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, बाकी का काम तुम संभाल लो अमन, मैं घर जा रहा हूँ। अमन कुछ सेकंड उसे देखता रहा। घर? उसके मुंह से अनायास निकला, क्योंकि ये वही रणबीर राय कपूर था जो अक्सर रात के 9-10 बजे से पहले ऑफिस छोड़ता ही नहीं था। रणबीर ने बस सिर हिलाया, अपनी कार की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। अमन उसे जाते हुए देखता रहा और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे अब समझ आ रहा था कि आखिर उसके दोस्त को घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है।
दूसरी तरफ हवेली में अनुराधा पूरे दिन सावित्री देवी के साथ रही थी। शाम होते होते उसका मन गोभी के पराठे खाने को हुआ और उसने जिद करके खुद किचन में जाकर पराठे बनाने शुरू कर दिए। पूरे किचन में देसी घी और गोभी के मसाले की खुशबू फैल गई थी। सावित्री देवी उसे काम करते हुए देख रही थी और उनके चेहरे पर लगातार मुस्कान बनी हुई थी। कुछ देर बाद अनुराधा गर्मा गर्म पराठे बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी। तभी बाहर से कार रुकने की आवाज़ आई। अगले ही पल दरवाज़ा खुला और रणबीर अंदर आया। उसके कदम तेज थे और चेहरे पर पूरे दिन की थकान होने के बावजूद आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो पूरे दिन किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो और अब आखिरकार वो इंतज़ार खत्म हुआ हो। अंदर आते ही उसकी नज़र सबसे पहले डाइनिंग टेबल पर गई, फिर सावित्री देवी पर और फिर अनायास ही अनुराधा पर जाकर ठहर गई। कुछ सेकंड के लिए उसकी नज़र वहीं अटक गई। अनुराधा ने भी उसकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़रें झुक गई। सुबह की सारी बातें उसके दिमाग में फिर से घूम गई और वो असहज हो उठी। दादी माँ, डिनर लगवाइए, रणबीर ने सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए कहा। बहुत तेज भूख लगी है। जबकि असलियत ये थी कि उसे खाने से ज़्यादा किसी और चीज़ की जल्दी थी। वो अनुराधा से बात करना चाहता था। पूरे दिन में उसके मन में जो बेचैनी थी उसे खत्म करना चाहता था। लेकिन उसकी बातें सुनते ही अनुराधा का दिल फिर से घबराने लगा। उसने तुरंत नज़रें झुका ली और धीमे स्वर में बोली, दादी माँ, आप लोग डिनर कर लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। सावित्री देवी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्यों बेटा, सब लोग साथ में खाना खाएंगे ना? अनुराधा ने जल्दी से बहाना बनाया। मेरे पेट में थोड़ा दर्द है दादी माँ, अभी मन नहीं है खाने का। इतना कहकर वो तेजी से मुड़ी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। रणबीर की नज़रें पूरे समय उसी पर थी। वो उसकी आवाज़ में छिपी घबराहट साफ महसूस कर चुका था। जैसे ही अनुराधा सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, रणबीर भी बिना कुछ कहे उसके पीछे बढ़ गया। ऊपर पहुंचकर अनुराधा जल्दी जल्दी अपने कमरे की तरफ गई। उसका दिल जोर जोर धड़क रहा था। वो कमरे के अंदर घुसी और दरवाज़ा बंद करने लगी, लेकिन दरवाज़ा पूरी तरह बंद हो पाता उससे पहले ही दो मजबूत हाथों ने उसे रोक लिया। रणबीर ने अपना हाथ दरवाजे के बीच में रख दिया था। क्यूटी पाई, उसकी आवाज़ बेहद नरम थी। मुझसे नाराज़ हो? अनुराधा घबरा गई। वो तुरंत दो कदम पीछे हट गई। उसकी नज़रें अब भी रणबीर के चेहरे तक नहीं उठ पा रही थी। दूसरी तरफ रणबीर उसे देख रहा था। सच तो ये था कि पूरे दिन वो इसी चेहरे को याद करता रहा था। उसकी मासूम आंखें, उसके चेहरे पर बिखरी लटे, उसकी घबराहट, उसका भोला भाला अंदाज, सब कुछ। अनुराधा अपने दोनों हाथों से अपने सूट के किनारे को कसकर पकड़े खड़ी थी। उसकी उंगलियां तक घबराहट में कांप रही थी। फिर अचानक उसने अपने दोनों कान पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए, उसकी आवाज़ फर्रा गई। मुझसे गलती हो गई। आप चाहें तो मैं उठक बैठक करने के लिए भी तैयार हूँ। रणबीर कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो जल्दी जल्दी उठक बैठक करने लगी। आप चाहें तो 50 बार करवाइए, 100 बार करवाइए, मैं कर लूँगी। उसकी हालत देखकर रणबीर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जैसे ही वो दूसरी बार बैठने लगी, उसने तुरंत आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ लिए। बस, उसकी आवाज़ इस बार थोड़ी सख्त थी, लेकिन उसमें गुस्सा नहीं था, बिल्कुल नहीं। अनुराधा वहीं रुक गई। उसकी आंखें डरते डरते रणबीर के चेहरे पर उठी, लेकिन रणबीर ने सिर हिलाया नहीं। फिर उसने थोड़ा झुककर उसकी आंखों में देखा। तुम खुद को इतनी सज़ा क्यों दे रही हो? अनुराधा कुछ समझ नहीं पाई। उसने बस उसे देखा। रणबीर ने गहरी सांस ली। क्या मैंने तुमसे कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की? उसने पूछा। अनुराधा ने धीरे से ना में सिर हिला दिया। क्या मैंने कहा कि मुझे बुरा लगा? फिर वही जवाब। क्या मैंने कहा कि तुमने मुझे नौकर समझकर कोई गुनाह किया? इस बार भी उसने ना में सिर हिला दिया। रणबीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे धीरे से बेड तक ले आया। पहले यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, उसने कहा। अनुराधा ने पहली बार थोड़ा ऊपर देखकर उसकी तरफ देखा। करोगी ना मुझसे बात? उसकी आवाज़ में ऐसा अपनापन था कि अनुराधा का डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन वो अभी भी बैठी नहीं। पर फिर रणबीर ने जानबूझकर गंभीर चेहरा बनाया। अभी तक तो नाराज़ नहीं हूँ मैं, लेकिन अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो सच में नाराज़ हो जाऊँगा मैं और तुमको पनिश भी करूँगा।
अनुराधा की आंखें तुरंत बड़ी हो गई। अनुराधा चुपचाप बैठ गई। नहीं नहीं, वो जल्दी से बोली, आप नाराज मत होइए मुझसे। फिर वो फौरन सीधी होकर बैठ गई, जैसे कोई बच्ची टीचर की बात सुनने के लिए तैयार हो। बताइए, उसने मासूमियत से कहा, आपको क्या बात करनी है? और उसे इस तरह अपनी बात सुनने के लिए तैयार बैठे देखकर रणबीर के होठों पर अनायासी मुस्कान आ गई। आज का पाठ आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरे द्वारा लाई गई कहानियाँ आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। सच में यार, बहुत मेहनत लगती है दो दो चैनल पर कहानियाँ बनाने के लिए। कभी कभी तो सोचती हूँ ऐसे रिस्पॉन्स पर बंद ही कर दूँ, लेकिन फिर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे कहानी और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके पास हाइप का आइकॉन आता है तो उसे भी प्रेस कीजिए। उम्मीद करती हूँ कहानी को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।